This is chapter number 4, class B, second year. This is very important chapter, Keynesian theory of employment. केन्ज जो है अपने आप में एक अच्छे इकोनॉमिक्स रहे हैं। इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में रोजगार के एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने इसमें कहा कि भाई जो है रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हो सकता है, इनकी सामान्य स्थिति नहीं हो सकती है, पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति नहीं पाई जाती है। मेनली क्लासिकल और जो हमारे केंज रहे हैं इनके विचारों में यही जो है डिफरेंस पाया गया है। तो केंज और क्लासिकल में जो मेन जो डिफरेंस था यही था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन केंज कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता है, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी विकसित केंज के अकॉर्डिंग पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति जो सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में अर्थव्यवस्था में जो है अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ में इनके 3 आर्गूमेंट दिए हैं, अपने 3 आर्गूमेंट दिए हैं। मेन आर्गूमेंट ऑफ केजिन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो फर्स्ट हमारा रहा है मनी इल्यूजन, फर्स्ट जो हमारा रहता है मनी इल्यूजन को लेकर रहता है। सेकंड हमारा वेज रिजिडिटी, थर्ड हमारा इफेक्टिव ऑफ डिमांड। देखो अब इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ केन्स क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन से अभिप्राय उस विश्वास से है जो हम नगद मजदूरी में होने वाले परिवर्तन वास्तविक मजदूरी में होने वाले परिवर्तन के समान है। हम सोचते हैं कि जितना हमारा रियल वेज में परिवर्तन होता है उतना ही हमारा जो है कैश जो है नगद मजदूरी में भी चेंज होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। केन्स कह रहा है कि अगर हमारी नगद मजदूरी में 10% की वृद्धि होती है तो कीमत में स्तर में 20% की जो है वृद्धि होती है, जबकि एक श्रमिक जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि जितनी उसकी कीमत जो है मजदूरी की अगर बढ़े तो उसके साथ जो हमारी कीमत भी बढ़े। ठीक है, अगर हमारी मजदूरी बढ़ती है तो एक कोई भी जो है लेबर है ये नहीं चाहेगा कि उसमें जो है उसकी कीमत में भी 10 जो है उससे ज़्यादा वृद्धि हो। ठीक है, तो कहता है कि कीमत में जो है उसकी वास्तविक मजदूरी में कीमत में इतनी वृद्धि होती है जो हमारी रियल वेज हो वो आधी रह जाती है। ठीक है, ऐसा होने पर क्या होगा, जो हमारे मजदूर से जो कीमत स्तर में वृद्धि होने के फलस्वरूप वास्तविक मजदूरी में कमी हो जाएगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा, श्रम की पूर्ति में कमी नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा मूल्य भ्रांति के कारण कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि की अवहेलना करेगा और नगद मजदूरी की स्थिरता को यह वास्तविक मजदूरी की स्थिरता समझेगा। इसके फलस्वरूप श्रम की मांग एवं पूर्ति में पूर्ण रोजगार स्थापित नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर हमारी कीमतें बढ़ती हैं तो कोई भी जो है जो मज़दूर जो है कोई भी सप्लाई में किसी को अपनी डिमांड को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रोज़गार की स्थिति संतुलन स्थापित नहीं हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है वेज रिजिडिटी। वेज रिजिडिटी को हम मानकर चलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वेज रिजिडिटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी बेरोज़गारी है उसमें जो है श्रम की पूर्ति अधिक होने की स्थिति में मजदूरी की दर को कम करके बेरोज़गारी को दूर नहीं किया जा सकता है। जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं वे कहते हैं कि भाई अगर हम श्रमिकों को ज़्यादा मजदूरी देंगे तो उनको ज़्यादा मजदूर होंगे तो उनको हम कम मजदूरी देकर भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। हम अपनी मर्जी से भी जितनी मजदूरी दें उस मजदूरी पर सारे जो मजदूर जो हैं काम करने को खुश हो जाए, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए कहता है कि वेज रिजिडिटी की पाई जाती है इसमें। तो कह रहा है कि जो श्रम की पूर्ति और उसकी मांग से अधिक होने की स्थिति में मजदूरी की दर को कम करके बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। वास्तव में मजदूरी इतनी कम नहीं होती कि स्वतः बाजार में संतुलन स्थापित हो जाए, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इफेक्टिव ऑफ डिमांड। इफेक्टिव डिमांड वहाँ उसको पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर हमारी कुल पूर्ति और कुल सप्लाई के बराबर कुल मांग और कुल पूर्ति जो है एक दूसरे के बराबर होती है। वहाँ पर हमारा इफेक्टिव ऑफ डिमांड जो पॉइंट डिटरमिनेट करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर है जिस पर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है। इसका अभिप्राय है कि प्रभावपूर्ण मांग में अर्थव्यवस्था में कुल मांग का वह स्तर है जिसके लिए पूर्ति उपलब्ध होती है। लेकिन जो है कह रहा है कि एक स्तर पर जो है प्रभावपूर्ण मांग में परिवर्तन होने के कारण रोजगार में भी परिवर्तन होता है, और इतना परिवर्तन होता है कि वहाँ पर भी हमारी जो है रोजगार की स्थिति स्वतः संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आती है भाई इसकी कुछ अजप्शंस हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा अल्पकाल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रहा है जो है केन्ज का। कई बार एज इट इज़ एग्जाम में पूछ ली जाती है ये लाइन कि ये किसने कहा था कि हम लॉन्ग रन में तो हम मर जाते हैं, तो दिस इज सेड बाय केन्ज।
ओके, तो कह रहा है कि एक अल्पकाल की थ्योरी है। केन्ज का रोजगार सिद्धांत क्या है? एक अल्पकाल में लागू होने वाला सिद्धांत है। केन्ज की मान्यता यही थी कि विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या एक अल्पकालीन समस्या है, क्योंकि दीर्घकाल में हम सब लोग मर जाते हैं। लॉन्ग रन वी आर डेड। सेकंड पॉइंट हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी को मानकर चलता है वो। थर्ड पॉइंट है सरकारी आय एवं व्यय की उपेक्षा करता है। केंद्र की सामान्य सिद्धांत इस बात की उपेक्षा करती है कि सरकार का कोई भी अधिकारी या कोई भी स्पेंडर या व्ययकर्ता के रूप में हो। केंद्र ने कुल मांग पर सरकारी क्षेत्र के प्रभाव की अवहेलना करी है। केंद्र कह रहा है कि जो डिमांड पर सरकारी क्षेत्र का कोई भी इफेक्ट सरकारी किसी भी तरह का व्यय का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई भी व्यय नहीं फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 पॉइंट हमारा रहता है कि कीमतें स्थिर रहती हैं। केंज मानकर चलता है कि वस्तु की कीमत और उत्पादन के साधनों की जो कीमतें जो हैं स्थिर रहती हैं, अर्थात कुल उत्पादन या आय में परिवर्तन कुल मांग व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है और ये कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं होता। वो कह रहा है कि डिमांड में परिवर्तन जो है व्यय के फलस्वरूप होता है। हम किस चीज़ पर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो कीमतों में परिवर्तन से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है कि एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल, बाजार में जो है इंडस्ट्री में जो है एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, उद्योगों में उत्पादन की एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें इसका कहने का अभिप्राय है कि अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो हम बिना कीमतों में वृद्धि किए हुए उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रमिकों को भ्रांति मुद्रा भ्रांति होती है। वो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि मुद्रा की भ्रांति होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा जो है जितना नगद मजदूरी में चेंज हुआ है उतना ही मतलब दूसरी जो हमारी रियल वेज है उसमें भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारी नगद मजदूरी 10% बढ़ती है तो हमारी जो रियल वेज है उसमें 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमारी जो हमारी नगद मजदूरी है उससे आधी रह जाती रियल से। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी जो है श्रमिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी। श्रमिक कीमत में होने वाले परिवर्तन प्रभाव की अवहेलना करता है। मुद्रा द्वारा मूल्य का संचय भी किया जा सकता है। जो हमारे पास मनी है उसको लोग संचय इनकी होल्ड के स्टोर के रूप में भी रख सकते हैं, यानी कि वो मुद्रा का विनिमय का माध्य का कोई कार्य नहीं करती है, इसलिए उसका संचय भी किया जा सकता है। समय विलंब की उपेक्षा होती है। अपूर्ण रोजगार संतुलन है, ये तो इसका मेन पॉइंट है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बचत और निवेश का फलन है। ठीक है, बचत किसका फलन है, हमारा निवेश का फलन है। जितनी सेविंग इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ इनकम। इसके विपरीत निवेश जो है ब्याज की दर पर निर्भर करता है। निवेश किस पर निर्भर करता है, ब्याज की दर पर। यदि ब्याज की दर कम होगी तो निवेश जो है कम होगा और ब्याज की दर ज़्यादा होगी। इसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्याज मौद्रिक तत्वों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मौद्रिक तत्व इसमें आते हैं भाई, जैसे भी हमारे पास कितना लिक्विडिटी है, कितनी हमारे पास कैश है, तो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो केन्स एक्सप्लेनेशन थ्योरी ऑफ केन्स में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ा भाई, इफेक्टिव ऑफ डिमांड और रियल वेज और जो मनी इल्यूजन। ठीक है, इस चीज़ को लेकर चलता है। एक ये देखो इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कोशिश करिए करने की। द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड कह रहा है कि कुल मांग तथा कुल पूर्ति के संतुलन को प्रकट करती है। इससे हमारा अभिप्राय है कि कुल मांग केवल उस स्तर को प्रभावपूर्ण कहा जाएगा जिस पर वह देश की जाने वाली कुल पूर्ति के बराबर होगी। ये कह रहा है कि उस पॉइंट को डिटरमिनेट करेंगे हम प्रभावपूर्ण इफेक्टिव डिमांड, उसको ही इफेक्टिव डिमांड वहीं पर होगी जहाँ पर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होगी। उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए एक देश में 1 लाख लोगों को रोजगार लगाने से एक निश्चित समय में कुल पूर्ति 100 करोड़ रुपए है और उस समय की अवधि में कुल मांग भी 100 करोड़ रुपए, तो वो क्या होगा, हमारा एक इफेक्टिव डिमांड पॉइंट माना जाएगा। उस स्थिति में कुल मांग कुल पूर्ति कम कीमत के बराबर मानी जाएगी, यानी कि 100 करोड़ रुपए की कुल कीमत को प्रभावपूर्ण मांग कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारी सप्लाई भी 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो वाई जो है इनकम राष्ट्रीय आय जो है हमारी फंक्शंस ऑफ नंबर एन पर निर्भर करता है। उसके बाद एन किस पर डिपेंड करता है, एन हमारा क्या है, प्रभावपूर्ण डिमांड। एन किसका फंक्शन है, इफेक्टिव ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी इफेक्टिव डिमांड क्या है, एडी इसको मानकर चलता है, एग्रीगेट डिमांड और इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई को दर्शाता है। इफेक्टिव डिमांड इसने बताया ना ऊपर, इफेक्टिव डिमांड कहाँ पर होती है, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों चीज़ इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड किस चीज़ को दर्शाती है, ए डी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद देखो ये जो इसने एक छोटा सा ग्राफ लिया है कि नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट है क्या, कह रहा है कि प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड क्या है, कुल मांग और कुल पूर्ति। अब इसमें किस चीज़ को इंक्लूड करता है, एग्रीगेट डिमांड में करता है कंजप्शंस को, इन्वेस्टमेंट को और कंज्यूमर प्रवृत्ति को, नेशनल इनकम। ठीक है, उसके बाद ये निवेश में देखो क्या क्या शामिल होता है। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई में फैक्टर कॉस्ट आती है, नॉर्मल प्रॉफिट, पूंजी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा आता है भाई इसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में आएगा हमारा प्रत्याशित आय, यानी कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड, हमारी प्रोस्पेक्टिव इनकम कितनी है, पूर्ति की कीमत कितनी है। और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे मुद्रा की पूर्ति और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में हमारे 3 पॉइंट आते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मोटिव, हमारे लेन देन का उद्देश्य क्या है, सावधानी उद्देश्य, प्रिकॉशंस मोटिव, हमारी जो है हमारे पास जो भी मुद्रा है उसका सावधानी उद्देश्य क्या है हमारा, और स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि सही उद्देश्य क्या है, हम उस पर किस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की मात्रा रोजगार पर निर्भर करती है और रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और प्रभावपूर्ण मांग हमारी वहाँ कुल मांग किस पर निर्भर करती है, कुल पूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड उसी को कह रहा है, इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू C+I, और ये हमारा उपभोग है, उपभोग प्रवृत्ति। APC हम कैसे निकालेंगे, C/Y करके। ठीक है, MPC कैसे निकलती है, चेंज C यानी कंजप्शन में चेंज हो, इनकम में चेंज करके। ओके, उसके बाद जो है हमारा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल था, अभी ब्याज की दर क्या है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेंट कहाँ होता है, इफेक्टिव ऑफ डिमांड, इफेक्टिव ऑफ डिमांड कहाँ पर माना है इसने, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। The volume of employment is given by the point of intersect between the aggregate demand function and the aggregate supply functions. Okay, तो ये आप एक टेबल दी हुई है, देखो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई 180 है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 50 हैं, 50 लाख हैं, और ये हमारा 180 एग्रीगेट सप्लाई इतने करोड़ रुपए और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इतने करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम टोटल मानकर हम क्या चलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है केंज जो जिस पॉइंट को लेकर चलता है इफेक्टिव ऑफ डिमांड, वहाँ पर इसकी जो है इफेक्टिव ऑफ डिमांड कंप्लीट हो रही है। तो ठीक है, तो इस जो डायग्राम में भी वही शो किया हुआ है, ओ एक्स एक्सिस पर हमारा एम्प्लॉयमेंट है और ओ वाई एक्सिस पर हमारी एक्सपेक्टेड जो है रिसिप्ट है, मतलब हमें कितनी हमें प्राप्ति होती है। इफेक्टिव डिमांड को हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, देखो जो हमारा ये 50 वाला पॉइंट है तो वहाँ पर हमारी डिमांड 180 है और सप्लाई भी 180, तो इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, जब हम इससे पहले आते हैं तो 40 है, तो इसमें हमारी जो है डिमांड है लेस देन, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो हमारी है ये सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो इस पॉइंट पर भी जो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं समझता, इस पर भी नहीं, तो हमारा जो ई पॉइंट जो है इफेक्टिव डिमांड, यानी कि वहाँ पर उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों जो है इक्वल हैं, और इसी पॉइंट को लेकर अपनी थ्योरी को यहाँ पर कंक्लूजन में पहुँच जाता है। ठीक है, ये डायग्राम में आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो है देखो 180 सप्लाई है और 180 हमारी डिमांड है। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं 40 पर, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी 150 है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड 160 है। देखो ये पॉइंट जो यहाँ पर दिखाया गया है 40 पर। ठीक है, तो हमारी डिमांड ज़्यादा है इधर सप्लाई से। ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, नेक्स्ट पॉइंट पर आकर देखो क्या चलता है 60 पर। 60 पर देखो हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं 210 हमारी सप्लाई है और हमारी डिमांड जो है 190 कम है। ठीक है, इससे फॉल हो जाती है डिमांड। तो ये सब राइज के पॉइंट है इससे पहले, और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और यहाँ पर हमारी फॉल हो जाती है डिमांड। ठीक है, ये डिमांड कम हो जाती है थर्ड पॉइंट पर 60 पॉइंट पर, और हमारी जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है इतनी रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम। तो यहाँ पर भी जो कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, केन्स का जो सिद्धांत यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होता है, कहाँ पर डिटर्मिनेंट होता है, जहाँ पर इफेक्टिव ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये भी थी केन्स की थ्योरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो वही BA सेकेंड ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया था 4 है, केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर टिल MA लेवल तक है। MA में भी आपका थ्योरी इंक्लूड की गई है, तो एग्ज़ाम ऑफ यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी बीच में। तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।